दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आज आपको संहिताओं में सबसे प्रमुख संहिता चरक संहिता की चिकित्सा स्थान से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चरक चिकित्सा, और चरक चिकित्सा का जो प्रथम अध्याय है वह है रसायन चिकित्सा अध्याय। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखें, जो रसायन चिकित्सा अध्याय है वह 4 भागों में लिखा गया है, यानी 4 पाद हैं उसके, जिनको उपाध्याय कहते हैं। पीजी एग्जाम का क्वेश्चन है, रसायन चिकित्सा अध्याय के कितने पाद हैं? तो 4 पाद होते हैं, इन्हीं को उपाध्याय भी कहते हैं। कुल योग जो रसायन चिकित्सा अध्याय में बताए गए हैं वो है 63। दूसरा क्वेश्चन पीजी के हिसाब से कुल योग इसमें 63 है। याद रखने का तरीका, रसायन में ये जो पहला शब्द देख रहे हैं ये रस होता है, रस की संख्या 6 रहती है। और रसायन के भेद अभी अपन पढ़ेंगे, वो 3 होते हैं, जिसमें आता है आजीशिक रसायन, काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन। तो 6 रस से रस बना और 3 उसके भेद, ऐसे करके रसायन चिकित्सा में 63 योग हैं, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, चूंकि इसके 4 पाद हैं तो एग्जाम में 4 ऑप्शंस बनते हैं ABCD करके। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि रसायन चिकित्सा के प्रथम पाद का नाम क्या है, तीसरे पद का नाम क्या है ना, तीसरे पाद का नाम क्या है, ऐसे पूछा जाता है। तो इनको याद रखने का तरीका देखते हैं। अभ्यामलकी में पहले आ आता है, प्राण कामनी में पहले पा आता है, और कर प्रचिति में आता है का। तो याद रखने का तरीका होगा आपका, और चौथा है आयुर्वेद संविधानीय, तो फंडा बनेगा आपका आयुर्वेद, आपका आयुर्वेद। तो एग्जाम में जो पहला पैटर्न होता है कि कौन सा पाद का क्या नाम है, वो हमें याद हो गया कि पहला अभ्यामलकी है, दूसरा प्राण कामनी है, तीसरा कर प्रचिति है, चौथा आयुर्वेद समर्थानी है। अब बढ़ते हैं इनके योगों में। तो अभ्यामलकी में योग है 6, ये संख्यावाची क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। यहाँ रखने का तरीका है कि अभ्या जो है वो हरितकी का भेद है। हरितकी के टोटल 7 भेद होते हैं, जिसमें विजया, चेतकी, रोहिणी, जीवंती, अमृता, पूतना, ये सभी आते हैं। तो अगर हमने एक नाम आगे लिख दिया है तो टोटल जो है नाम कितने बचेंगे? 6। तो ऐसे याद रखना है कि अभ्यामलकी में 6 योग हैं, जिसमें ब्रह्म रसायन प्रथम आता है, द्वितीय आता है। तो जब हम कोई रसायन योग बता रहे हैं तो सबसे पहले ईश्वर को जो है समर्पित करेंगे। तो पहला जो है किसके लिए है? ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्म रसायन प्रथम, द्वितीय। इसके अलावा जो हाईएस्ट सेलिंग है च्यवनप्राश, उसका वर्णन भी इसी चैप्टर में किया गया है। तो इसके बाद च्यवनप्राश है। इसके अलावा जब चैप्टर का नाम ही अभ्यामलकी है तो दूसरा जो योग इस चैप्टर में बताए गए हैं वो आम्लक रसायन है। और पहला जो शब्द है अभ्या, उसी से इसके 2 अन्य योग हैं, हरित्यादि रसायन है और एक हरित्यादि योग है। ऐसे करके 6 जो है पहले चैप्टर में बताए गए हैं। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि च्यवनप्राश का वर्णन रसायन के कौन से पाद में है। ब्रह्म रसायन प्रथम का वर्णन चरक संहिता के रसायन चिकित्सा के कौन से पाद में है। तो अब इसमें जो, चूंकि नाम में अभ्या आता है और अमलकी आता है, इसलिए आम्लक रसायन इसमें आना है, ऑब्वियस है। अभ्या यानी हरितकी के रसायन इसमें आना है, ये ऑब्वियस है, तो इसको याद नहीं करेंगे। अब बचे ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश। तो इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द बोलेंगे, ब्रह्मा को दो च्यवनप्राश, ब्रह्मा को दो च्यवनप्राश। तो ऐसे करके ये आपका ब्रह्मा, फिर उनको 2 और च्यवनप्राश, ऐसे करके पहले चैप्टर के योग आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा जो है प्राणकामी अध्याय में। इसमें कुल 37 योग हैं, योगों की संख्या याद रखनी है, क्योंकि इसमें पहला शब्द प्राण आया है। और रसायन में रसायन जो होता है वो वय स्थापन होता है। तो एक 37 एक एज जो है, यंग एज में भी काउंट होता है और मेच्योरिटी में भी काउंट होता है। तो हमें किस समय के प्राण निरंतर बने रहने चाहिए, वय स्थापन रहना चाहिए, तो हमने मांगा 37 एज। प्राण
किस एज को हमने कंटिन्यूस करने को बोला बुढ़ापे तक? 37। ऐसे करके याद रखना है, एक हिंट बना के रखना है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से योग बताए गए हैं। तो इसमें शतपाक, सहस्पाक, आमलक घृत योग है, आमलक चूर्ण है, आमलक अवलेह है और अपर आमलक अवलेह है। तो केवल जो आमलक रसायन था वो उसका वर्णन पहले चैप्टर में है, लेकिन जिसमें अन्य शब्द जोड़ रहे हैं जैसे घृत, चूर्ण, अवलेह, वो दूसरे चैप्टर में है। तो आमलक रसायन पहले चैप्टर में है और भेषज के अन्य योग वाले चूर्ण, घृत और अवलेह वाले सेकंड चैप्टर में। इसके अलावा प्राण कामनी में नांगबला रसायन का भी वर्णन है और भल्लातक रसायन के 10 योग बताए हैं। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि भल्लातक रसायन के 10 योग कौन से चैप्टर में वर्णित हैं, नांगबला रसायन का वर्णन कौन से चैप्टर में है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें बेढंग अवलेह का भी वर्णन है और 19 बल आदि रसायन, बला के अलावा इसमें असन है, सिसंपा है, खादिर है, इनके भी रसायन योग बताए गए हैं। उनको इकट्ठा एक सिंगल ड्रग के हिसाब से अपन ने 19 बलादी रसायन कहा है। अब इस चैप्टर के जो योग हैं उनको याद करते हैं अपन। तो प्राण, जैसे रावण के प्राण जो बताए गए थे वो किस में थे? नाभि में, कि रावण की नाभि में जब बाण लगेगा तो उसकी मृत्यु होगी। तो इसमें प्राण शब्द लिखा हुआ है जो एग्जाम हॉल में भी अपने सामने लिखा हुआ आएगा। तो प्राण किस में है? नाभि में। तो यहाँ नांग बला का ना और भल्ला तक का भा ले लेंगे अपन, तो ये बन जाएगा नाभि। ठीक है। जब हम कुमार वेद पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चों में एक डिसीज होती है पाक, नाभि नाल कर्तन होता है और गलत तरीके से हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है? पाक। तो नाभि पाक। ठीक है। फिर यहाँ प्राण अपन चूंकि रावण से तुलना की है तो रावण के 10 सिर होते हैं, 10 योग पहला तक के इसी में बताए हैं। तो ये हो गया नाभि पाक। और कभी कभी नाभि पाक की चिकित्सा नहीं करें तो वो बिगड़ जाता है बार बार। नाभि पाक बिगड़ा 19 बार। नाभि नाभि पाक बिगड़ा 19 बार। ऐसा आपको बार बार बोलना है क्योंकि पदार्थ विज्ञान के हिसाब से शब्द नित्य होते हैं। जो आप शब्द बार बार बोलते हैं वो हमेशा आपकी श्रुत जो मेमोरी होती है रीजन के, उसमें बना रहता है। तो प्राण कामनी में जो योग बताए गए हैं वो है नाभि पाक बिगड़ा 19 बार। ठीक है। आमले की बात अपन पहले ही कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। तो तीसरे चैप्टर का नाम है कर प्रचिति। कर का मतलब होता है हाथ। जो हमारे हाथ होते हैं उनको संस्कृत में कर कहा जाता है। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, उसमें अपन माँ बाप संस्कार देते हैं बच्चों को कि आपके घर में कोई आए तो उसको हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। तो जो कर प्रणाम करना है वो हमारे 16 संस्कारों में है। तो कर प्रचिति से कर प्रणाम 16 संस्कारों में है। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से योग बताए गए हैं। तो इसमें मेद रसायन जो हम पढ़ते हैं वो आए हैं, 4 संख्या वाले हैं। 3 प्रकार के तिल्फा रसायन हैं। पिपली के 2 रसायन बताए हैं, प्रथम और द्वितीय। इसके अलावा पिपली वर्धमान रसायन है और एंद रसायन है, शिलाजतु रसायन है, लोह आदि रसायन है, केवल आम्लक रसायन और आम्लक अयस रसायन। तो पहले आंवले की बात कर देते हैं क्योंकि आंवले की कहानी शुरू से चली आ रही। तो पहले चैप्टर में आम्लक रसायन था, दूसरे चैप्टर में उसके भेषज शब्द थे, आम्लक चूर्ण, आम्लक घृत, आम्लक अवलेह। अब तो केवल आंवला ही बचा है, मतलब खत्म हो गया सब। केवल आम्लक, और कढ़ाई में पूरा आंवला खत्म हो गया तो लोहे से चिपकी हुई कढ़ाई है आम्लक अयस रसायन। ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका है कि हमारे घर कोई भी आता है और हमारे संस्कारों में है कि हम उसको चाय पानी ऑफर करते हैं। तो यहाँ हमने ऑफर किया है ए लो। ए का मतलब हो गया ऐन्द्र, लो का मतलब हो गया लो, ए लो। मेद का मतलब हो गया मेरा, त्रिफला का मतलब हो गया त्रिफला, ये लो मेरा त्रिफला, पियो सिला जतु। तो कर पिचिति के योग हैं ए लो त्रिफ, ए लो मेरा त्रिफला, पियो सिला जतु। तो इस प्रकार से ऐन्द्र रसायन,
लौह रसायन, मेद रसायन, त्रिफला, पिपली के रसायन और शिलाजतु के रसायन का वर्णन कौन से चैप्टर में है? कर प्रचितीय चैप्टर में। अब बढ़ते हैं आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय में। तो इस अध्याय में 4 योग बताए गए हैं। तो याद रखने का तरीका, आयुर्वेद का उत्थान तब होगा जब इसमें चारों वर्गों के लोग अच्छा काम करेंगे। कितने वर्गों के लोग अच्छा काम कर रहे हैं? चारों वर्गों का। अब आयुर्वेद का उत्थान के लिए उसको कौन लेके आया? तो इंद्र जो है हमारे भगवान है, जिससे पहले चैप्टर में ब्रह्म रसायन था, वैसे ही अंतिम चैप्टर में इंद्रोक्त रसायन प्रथम और द्वितीय है। अब ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं कि चरक को क्या आवश्यकता पड़ गई एक ही नाम से 2 योग बताने की, ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन द्वितीय, या इंद्रोक्त रसायन प्रथम, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इनमें ज्यादातर जो डिफरेंशिएट है इन सभी योगों में, वो एक योग जो है, पहला योग जो है वो हर्बल योग है, यानी उसमें पूरी हर्बल औषधियां बताई जाती हैं। और दूसरे योग में जो लोहा है, लोहे का लिए भस्म शब्द नहीं यूज किया है चरक ने, जो चूर्ण शब्द यूज किया है, यानी लोहे का चूर्ण जो है वो दूसरे योग में रहता है। तो पहला जो है ऑर्गेनिक है, प्योर हर्बल है, और दूसरा जो है ना रस योग है। इस टाइप से 2 जो है प्रथम और द्वितीय का वर्णन चरक संहिता में आया है योगों का। इस चैप्टर में इसके अलावा द्रोणी प्रवेशिक रसायन है और आचार रसायन है। तो याद रखने का तरीका कि आयुर्वेद के समुत्थान के लिए इंद्र द्रोणी, द्रोणी शब्द का मतलब होता है नाव, नाव बोट। तो इंद्र द्रोणी में क्या लेके आए? आचार्य रसायन लेके आए। इंद्र द्रोणी में आचार रसायन लेके आए। इस प्रकार से हमें इस चैप्टर के रसायन के चैप्टर का इंट्रोडक्शन याद रखना है कि अभ्यामलकी में ब्रह्मा को 2 च्यवनप्राश, ऐसे करके 3 इम्पोर्टेंट है। प्राण काव्य में नाभि आता है, नाभि का मतलब है नांग बला और भल्ला तक, नाभि में पाक होता है, तो सतपाक सहस्पाक है। इसमें बिगड़ने से 19 बार प्रॉब्लम हुई तो बिगड़ा 19 बार। कर प्रचिति में ये लो यानी इंद्र रसायन है, लो रसायन है। मेरा यानी मेद रसायन, त्रिफला पीओ, शिलाजतु, तो शिलाजतु और त्रिफला है। देखिए फंडे होने चाहिए एग्जाम में, वो आपका कंफर्मेशन कर देते हैं आंसर देते समय, पर टू मच फंडे प्रथम शब्द को लेके ना करें, पूरे शब्द का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल वो कारगर रहता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अभ्यामलकी के पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में जो अभ्यामलकी रसायन अध्याय है, इसमें भेषज के पर्याय बताए गए हैं, यानी चूंकि चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं हम, तो चिकित्सा के क्या पर्याय होते हैं वो मालूम होने चाहिए। तो चरक ने बताए हैं, चिकित्सतम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राचितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। अब इसमें कितने क्वेश्चन है? तो ये चूंकि श्लोक में संख्यावाची नहीं है, फिर भी काउंटेबल है, तो 9 पर्याय बताए हैं। दूसरा जो है इसमें जो व्याधि हरम है और ये जो प्रकृति स्थापनम है, ये दोनों जो है वो बागभट्ट ने नहीं बताए हैं। इसकी जगह एक नया बताया उनने, विसर्जितम। ये अंतर है। ये नीचे जो लिखे हुए हैं वो आचार्य बागभट्ट के अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अंतिम अध्याय में वर्णित है। अंतर चरक के पर्यायों में और बागभट्ट के पर्यायों में अंतर ये है कि चरक ने 9 बताए हैं, बागभट्ट ने 8 बताए हैं। चरक के 9 में से 2 नहीं बताए हैं, व्याधि हर और प्रकृति स्थापनम, और एक नया पर्याय बताया है विसर्जितम। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है प्रशमनम का। कि जो प्रशमन है वो किसका भेद है? तो अगर भेद शब्द लिख के आता है तो फिर वो द्रव्य का भेद है, क्योंकि द्रव्य के 2 भेद होते हैं, शोधन समन। नस्य के भी भेद होते हैं, है ना, संशोधन प्रशमन। तो भेद के रूप में ये द्रव्य का और नस्य का आंसर है। पर्याय के रूप में ये भेषज, पर्याय शब्द अगर लिखा आता है तो भेषज का है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भेषज के भेद। तो भेषज के 2 भेद बताए हैं,
एक है स्वस्थ ओजस्व कर, स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, ठीक है। और दूसरा होता है आर्तस रोगनुत, यानी रोगांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला। तो एक जो को व्यक्ति हेल्दी है और वो फिट रहना चाहता है, तो ओज को बढ़ाने वाले भाव वाले जो भेषज हैं वो आते हैं स्वस्थ सोजस कर में। और कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए जो हम देते हैं वो आते हैं आर्तस रोगनुत में। ये तो हो गया भेषज के भेद। भेषज यानी जो औसत के रूप में काम नहीं करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक है बाधन और दूसरा है सानुबाधन, ठीक है। तो जो बाधन है वो अल्पकालिक अपत्य से रोग का होना होता है, तो इसको इंग्लिश में अपन एक्यूट बोलते हैं। बाधन को क्या बोलते हैं? एक्यूट। और सानुबाधन यानी जिसमें दीर्घकालिक लंबी अवधि लगती है, तो ऐसे कहलाते हैं क्रोनिक। तो ये अल्पकालिक एक्यूट होता है और ये दीर्घकालिक जो है वो क्रोनिक। फिर आए इन्हीं को भेषज को ये नाम दिया है अष्टांग संग्रह ने अनऔसत। औसत एक हो गया और दूसरा उसके से मिलता जुलता क्या हो गया? अनऔसत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पैसेज का नाम भेद बता के किसके बताए हैं? अनऔसत के बताए हैं। और भेद कौन से बताए हैं? बाधन और अनुबाधन। बाधन में बोल दिया तत् सद्य प्राणहरम बाधनम। तो कौन से टाइप का अनौसत जो है सद्य प्राणहर होता है? एक्यूट, मतलब एकाएक जैसे आपको कोई कोरोना में देखा अपन ने, का वायरल इन्फेक्शन हुआ, लोगों की डेथ हो गई। और एक लंबी बीमारियां चलती हैं जैसे बैक्टीरियल जो होती हैं, टीबी वगैरह, तो वो आती हैं अनुबाधन में कालांतरेण। तो एक सद्य प्राणहर है और एक टाइम टेकिंग है। एक एक्यूट है और एक क्रोनिक है। इसके बाद में रसायन, चूंकि अपन पहला चैप्टर रसायन पढ़ रहे हैं, तो रसायन की परिभाषा चरक ने बताई गई है। तो चरक ने कहा है रसायन की परिभाषा में लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम। तो जिसके प्रयोग से लाभों यानी प्राप्त होती है, सस्ता नाम यानी उत्तम, तो जिसके प्रयोग से उत्तम रसादी धातुओं की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं रसायन। सस्त यानी उत्तम। सारंगधर ने जो रसायन की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है रसायनम च तक तच यज्ञम यद जरा व्याधि विनाशनम। यानी रसायन जो है वह जरा और व्याधि का जो विनाश है उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। दो चीजें गिनाई हैं, एक जरा और एक व्याधि, ऐसा हमें याद रखना है। अब भी बढ़ते हैं कि रसायन औषधियां जो होती हैं वो ड्यूल नेचर वाली होती हैं, वो व्यर्थ होती हैं, यानी कि दोनों काम करती हैं। तो स्वस्थ ओजस्कर यद वृश्यम तद तद वृश्यम तद रसायनम, यानी जो स्वस्थ और स्वस्थ व्यक्ति में ओज के भाव को बढ़ाने वाली जो औषधियां हैं वह रसायन भी होती हैं और वह वृश्य भी होती हैं। तो दोनों सिमिलर गुण के कारण जो है इसे उभार्थ कहते हैं। इसके बाद चरक में रसायन के गुण बताए गए हैं। रसायन के गुणों का आरंभ होता है दीर्घामायु, यानी कि हम लंबा जीना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखना है, तो हमें रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो पहला जो है शब्द है वो है दीर्घम आयु। पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के लिखे जाते हैं शब्द संस्कृत में। इसके अलावा स्मृति बढ़ाता है, मेधा आरोग्य की प्राप्ति होती है, तरुण वय यानी यंग अवस्था बनी रहती है आपकी। इसके अलावा यंग होने के अलावा आपका चेहरे पे प्रभावी होना चाहिए, चमक भी होना चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए। तो प्रभाव वर्ण स्वर उदार, यानी जो प्रभाव वर्ण और स्वर में उदारता पैदा करता है। इसके अलावा दे इंद्रिय बल परम, तो ये शब्द कई बार जगह हम पढ़ेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे इंद्रिय बल परम एग्जाम में पूछा जाता है। तो रसायन जो योग होते हैं वो ना केवल शरीर को बल प्रदान करते हैं बल्कि इंद्रियों को भी बल प्रदान करते हैं, यानी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये इंट्रू एस्पेक्ट का गुण है, यानी रसायन जो योग होते हैं वो दोनों एस्पेक्ट पे काम करते हैं, फिजिकल और जो है मेंटल। वाक सिद्धि, यानी आपने जो बोल दिया वो सच हो गया। प्राणति प्रतिकांति लभ देना रसायन, ये सब की प्राप्ति किससे होती है? रसायन से होती है। ये रसायन के गुण है। तो दीर्घम आयु स्मृति
जो है ये शब्द याद रखना है, मिलता जुलते शब्द हम आगे पढ़ेंगे। रसायन के भेद, तो रसायन के भेद दो होते हैं, कुटी प्रवेशिक और बाधात्मक। संख्यावाची क्वेश्चन है, कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कुटी प्रवेशिक यानी जैसे हॉस्पिटल में दो प्रकार के मरीज होते हैं, एक ओपीडी एक आईपीडी। तो जो कुटी प्रवेशिक है वो है आईपीडी, और जो वात और तपक यानी वात और आतप का सेवन कर रहा है यानी हवा और धूप सहन कर रहा है वो है ओपीडी वाला। तो दो प्रकार के रसायन के प्रयोग करने के भेद हैं, एक तो आप इंडोर ले लीजिए या फिर एक आउटडोर ले लीजिए, ओपीडी आईपीडी टाइप। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये भेद किस प्रकार से होते हैं, तो ये शब्द नहीं भूलना है आपको कि प्रयोग विधि से होते हैं, प्रयोग विधि से, है ना। भेद किस टाइप से बांटे गए हैं? प्रयोग से। फिर इनका प्रयोग कहाँ करना है, तो उसके लिए त्रिगर्भा कुटी बताइए। तो रसायन सेवन करने के लिए कुटिया कैसी बताइए? त्रिगर्भा। ये कुटिया का जो द्वार है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? दिशाओं की संख्या कई होती है तो ऑप्शंस बन जाते हैं। तो पूर्व या उत्तर दिशा में बताया है, पूर्व उत्तर दिशा में। दोनों ही टाइप्स में कुटी प्रवेशिकता एक मुख्य है, यानी जब हम किसी को भर्ती करके कुछ चीज देते हैं तो बहुत हमारा उसमें रिजल्ट आता है। तो कुटी प्रवेशिक जो है मुख्य है, और बाधा तपिक जो है गौण है, यानी कि कम वैल्यू वाली होती है। तो कौन सी मुख्य होती है? कुटी प्रवेशिक। क्योंकि हम चरक पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर रसायन के भेद पढ़ रहे हैं, रसशास्त्र में भी रसायन के भेद बताए गए हैं। कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। जैसे स्मृति के 8 कारणों में लिखा है, सादृश्य और साव्यपर्य, यानी एक जैसी चीजें या एक से विपरीत, एक दूसरे से विपरीत चीजें हमें याद रहती हैं। तो यहाँ पर विपरीत चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रसशास्त्र में कितने भेद बताए गए रसायन के, तो 3। जैसे प्रयोग भेद से 2 प्रकार थे, यहाँ पर याद रखना है कि ये भेद कैसे किए गए हैं? प्रायोजन भेद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रयोग विधि से है और ये प्रायोजन भेद से है। अब बढ़ते हैं अपन इसमें प्रायोजन भेद में। तो 3 भेद होते हैं। पहला है काम्य, स्वस्थ व्यक्ति में वय स्थापन प्रभाव वर्ण और मेधा को बढ़ाने के लिए होता है काम्य रसायन। यानी आप चाहते हो कि मेरा कलर अच्छा रहे, मेरा दिमाग अच्छा काम करे, मेरी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की कामना करते हो आप, तो फिर वो उसके लिए है काम्य रसायन। नैमित्तिक, किसी व्याधि को नष्ट करने के लिए जो रसायन औषधि की यूज की जाती है वो नैमित्तिक रसायन कहलाती है। निमित्त हेतु पर्याय का पर्याय है, कारण का पर्याय है। तो बीमारी के कारण के जिसको देते हैं वो है नैमित्तिक रसायन। जैसे प्लियोदर में पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पिपली जो है उसका प्रयोग प्लियोदर में जब हम करते हैं तो कौन से प्रकार का रसायन का उदाहरण होता है, तो उसका आंसर है नैमित्तिक रसायन। फिर आते हैं आजस्तिक रसायन, वो होता है धातु पुष्टि और ऊर्ज वर्धन करने के लिए। जैसे जो आपकी धातुएं हैं उनकी पुष्टि डेली होती रहती है, रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनते हैं, उससे फिर ओज बनता है। तो ये चक्र चलता रहता है डेली आजकल। तो आज और कल जो चक्र चलता रहे उनकी पुष्टि करने के लिए जो होता है वो आजस्तिक रसायन है, ऐसा याद रखना है आपको। और इसका उदाहरण है आम्लक रसायन। जैसे आंवला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी के प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्बेशन होता है, आयरन अच्छा होगा तो हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, तो आपका धातुओं की पुष्टि ओज हमेशा अच्छा रहेगा। तो इस टाइप से चरक संहिता में केवल 2 प्रकार बताए गए हैं, जो रसायन योगों के, कुटी प्रवेशिक और बाधातपिक। और रस ग्रंथों में 3 बताए गए हैं, काम्य, नैमित्तिक और आजसिक। अब इनके नाम हमको याद करना है, तो आज काम के हैं ये, तो कान, आज, कान, आज कान खोल के सुन लो कि 3 भेद होते हैं। आज जो है कान खोल के सुन लो कि 3 भेद होते हैं रसशास्त्र में। तो चरक में पढ़ रहे थे अपन चरक, लेकिन हमने कहा कि आज कान खोल के सुन लो कि रसशास्त्र में 3 योग होते हैं। आज ही मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आज, कान, ऐसे करके आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो रसायन और बाजीकरण, इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि रसायन के प्रयोग से शरीर में सात्विक गुणों की वृद्धि होती है और बाजीकरण के प्रयोग से राजस गुणों की वृद्धि होती है।
क्योंकि हम जब अभी बाजीकरण के योग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मांस नॉन वेज योग बताए गए हैं, चटक का मांस, मोर का, तीतर का। तो अगर हम किसी की उसमें किसी की जीवन समाप्ति होगी तो राक्षसों से तुलना की गई है, इसलिए उससे कौन से गुणों की वृद्धि होगी? राजस गुणों की। कॉमन सेंस है ये। फिर आए हम किसी व्यक्ति को अगर रसायन का सेवन करा रहे हैं तो उससे पहले उसका शरीर का शोधन होना जरूरी है। शरीर का शोधन होगा तभी वह रसायन औषधियां कार्य करेंगी। तो चरक ने रसायन सेवन से पूर्व संशोधन अति आवश्यक बताया, इम्पोर्टेंट बोला है कि कराना ही पड़ेगा आपको संशोधन। तो संशोधन कराने के लिए कौन से योग का प्रयोग किया है वो एग्जाम में आता है। तो इसमें हरितकी से चालू होता है, इसको हरितक्यादि चूर्ण, हरितक्यादि योग कहते हैं। शोधन योगों में क्या बताएं? हरितक्यादि योग। देखिए, अब पढ़ना अपनी जगह है लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है कि हम रसायन औषधि दे रहे हैं तो वो रसायन औषधि उसके शरीर में प्रभाव दिखाएं, उसके लिए उसका एब्जॉर्ब होकर बॉडी में काम करना जरूरी है। इसलिए डाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए जिसको हम दे रहे हैं। तो डाइजेशन में क्या तकलीफ होती है? कई लोगों को कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के पास भूख नहीं लगती है, अग्नि की प्रॉब्लम रहती है। और कई लोगों के पेट में कृमि होते हैं या दूसरे विकार होते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हरित इत्यादि योग बताया गया है। इसमें हरित की चूर्ण है, आमलकी है, सेंधव है। ये वाला 3 का ग्रुप जो है एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन में काम करेगा। फिर सौंठ, पिपली, गुण, ये वाला 3 का जो ग्रुप है ये क्या में काम करेगा? अग्नि को दीपन करने में करेगा। इन केस किसी के जो है उदर में कृमि है तो उसमें बेढंग और बचा हरिद्रा तो एंटीबायोटिक जैसा भी काम करते हैं, हीलिंग का काम भी कर देते हैं। तो बचा बचा ही क्या है अपने पास याद रखने को? बेढंग और हरिद्रा। अब इसमें क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो चरक के रसायन चिकित्सा चैप्टर में शोधन से पूर्व कौन सा योग देने का निर्देश है? तो हरित्यादि। दूसरा आपके सामने लिखा है उत्तराखंड पीजी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रसायन चैप्टर में जो हरित्यादि योग बताया गया उसमें कौन सा घटक होता है, कौन सा नहीं होता है। अब घटक की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ त्रिफला में क्या नहीं है? बीबी तक नहीं है, है ना? तो बीबी तक नहीं है। और तिरकटू में क्या नहीं है? मरीच। क्यों नहीं है वो अपन समझते हैं कि हम किसी स्वस्थ व्यक्ति का शोधन करा रहे हैं तो उसको स्वस्थ व्यक्ति का शोधन करा रहे हैं तो उसको तीक्ष्ण औषधि देने की जरूरत नहीं है। इसलिए बीबी तक जो है उष्ण वीर वाला और मरीच जो है जो प्रमाथी भी होता है उसको हटा दिया है। एक प्रकार से हमने कह दिया कि भैया बीमा नहीं होगा। उस जमाने में बीमा होता भी नहीं था चरक के जमाने में। तो बी और माँ, बीवी तक का वी और मरीच का माँ, बीमा नहीं है। ठीक है, बीमा नहीं है। और गुड से यानी गॉड से, गॉड सेव यानी भगवान आपको बचा लेंगे, इतनी गारंटी है। तो बीमा नहीं है, गॉड सेव कर लेंगे ये गारंटी दी जाती थी उस जमाने में। तो बीमा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिफला और त्रिकटु में से कौन से कंटेंट नहीं है? तो बीमा नहीं होता, बीमा नहीं है इस जमाने में। तो बीमा यानी विविधक और मरिच त्रिकटु में से नहीं होते। ये ऐसा आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रमिहंग जो है बिडंग बचा और हरिद्राक्ष में होते हैं। अब चूंकि हम संशोधन कराते हैं तो संशोधन के बाद में संसर्जन क्रम चलता है। अग्निमांद हो जाती है, अग्निमांद हो जाती है तो हमको हल्का खाना खाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अगर आपका प्रवर शोधन होता है तो आप 7 दिन तक, मध्यम शोधन होता है तो 5 दिन तक, और हीन शोधन होता है तो 3 दिन तक यवागु पान करना चाहिए। तो यहाँ पर पेया विलेपी का उल्लेख नहीं है, किसका है? यवागु पान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चरक ने अपने इसलिए सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर में 28 प्रकार के यवागु का वर्णन किया हुआ है। अब चूंकि ये चैप्टर का नायक जो प्रेजेंट किया वो पहली औषधि जो बताई गई है वो हरितकी है। तो हरितकी के गुण धर्म बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो चरक संहिता में हरितकी के गुण बताए हैं। हरितकी के गुण में लिखा है हरितकी पंच रसाम आ लवणाम शिवाम। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि हरितकी के में कितने रस होते हैं? तो 5 रस होते हैं। फिर कौन सा रस नहीं होता है? तो लवण रस नहीं होता है। फिर ये शिवा किसका पर्याय है? वो हरितकी का पर्याय है। ये भी के एग्जाम में आता है। दोसा लोमनी लघवी विद्यात दीपनम पाचनियम।
इसके अलावा अनुलोमन गुण वाली होती है, दोषों का अनुलोमन करती है। दीपन पाचन गुण वाली होती है। आयुष्या पौष्टिकी धन्याम वैसा स्थामनी परम। तो ये वैसे स्थामनी परम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वय का स्थापना करती है। जैसे श्रेष्ठ भावों में चरक संहिता में लिखा रहता है आमलक वय स्थानाम, ठीक है। उससे मिलता जुलता जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा स्थापना परम, इसलिए एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, सभी रोगों का प्रशमन करने वाली होती है। बुद्धि इंद्रिय बल को प्रदान करने वाली होती है। बहुत सारे रोग लिखे हैं, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट है कि अर्श में हम पढ़ेंगे तक हरित की देते हैं, गृहिणी में तक हरित की देते हैं। तो अर्श में गृहिणी में हरित का यूज होता है, तक हरित की यूज होती है। जो विषम ज्वर में ज्वरंती तो विरेचनम, तो यहाँ पर हरित की का यूज होता है विषम ज्वर में, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पेशल लाइन एग्जाम में आती है, वो है स्मृति बुद्धि प्रमोय च जयत शीघ्रम किसके लिए कहा गया है। यानी कि जैसे हम सो के उठते हैं कहीं भी कभी भी, तो किसी चीज में ध्यान नहीं जाता है, थोड़ी देर हमको रिफ्रेश होने में लगता है। तो इस टाइप की कंडीशंस में हरित की बहुत अच्छा काम करती है। स्मृति बुद्धि में जब मोह होने लगता है तो उसको जल्दी दूर करने वाली क्या है, हरित की। तो आप सो के उठते हैं ग्रीन टी पीते हैं, उसकी जगह मजाक में बोल रहा हूँ मैं, आप हरी की टी पिए, हरी की, ऐसा आपको बोलना है ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम हॉल में कि ये स्मृति बुद्धि प्रमोच जय शीघ्रम किसके लिए कहा गया, हरित की के लिए कहा गया है। अब हरित की इतनी अच्छी है तो सबको दे दें, ऐसा नहीं है। चरक ने कहा है अजीर्णो रुक्ष भुज स्ति मद विस्कर्षिताम सेवा सेवर नाम अभया एते क्षुद तृष्णो तृष्णा आर्दिताश्चे। यानी कि अजीर्ण में जो रुक्ष भोजी हैं, स्त्री सेवी हैं, मद्य का सेवन करने वाले हैं, विष से कर्षित हैं, तृष्णा चौदह उष्णता से पीड़ित व्यक्तियों में हरितकी का निषेध है। तो यहाँ रखना है कि कितने लोगों को हरितकी का निषेध बताया गया है, तो टोटल 8 लोगों को हरितकी का निषेध बताया गया है। और उसमें से 2 जो है वो बीमारियां हैं, एक तो अजीर्ण अपने आप में बीमारी होती है, तृष्णा अपने आप में बीमारी होती है, बाकी सब कंडीशन है। तो एग्जाम का क्वेश्चन कौन से 2 रोगों में हरित की मना की गई है, तो अजीर्ण और तृष्णा के समय लेने की जरूरत नहीं है। हरित की और आमलकी के गुणधर्म के बारे में चरक ने ये लिखा है कि हरित की आमलकी के गुणधर्म समान होते हैं। हरित की जो है वो उष्णवीर होती है और आमलकी शीतवीर होती है। तो ये एग्जाम में आता है हरित की का वीर क्या है, हरित की उष्णवीर होती है, गर्म होती है, और आमल की जो है आमला होता है वो शीतवीर होता है। फिर हरित की और अमल की इनके जो फल होते हैं त्रिफला में आते हैं ये सभी, वो इतने गुणकारी हैं कि चरक ने उनकी प्रशंसा में लिखा है अतश्च अमृत कल्पानी विद्यात कर्मा भी दसई हरित हरित के नाम सस्यानी भिषक आमलस्य चा। यानी कि सस्यानी जो शब्द है उसको कह रहा है कि जो बीज रहित हरित की और आमलकी के फल होते हैं वह अमृत के समान हितकारी होते हैं। तो तुलना बहुत अच्छी की गई है, हरित की और अमल की इतने यूजफुल होते हैं। तो ये जामनगर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यहाँ पर सस्यानी का क्या अर्थ है। इस श्लोक में सस्यानी का क्या अर्थ है, तो सस्यानी का अर्थ है बीज रहित फल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 6 योग बताए हैं पहले चैप्टर में, तो उन 6 योगों में पहला आता है ब्रह्म रसायन प्रथम। एग्जाम में देखें इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है श्लोक से पंचानाम पंचमूलानाम भागान दसोपलिताम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पंचमूल शब्द सबसे पहले कौन सी संहिता में वर्णित है। तो पंचमूल शब्द जो सबसे पहले वर्णित किया गया है वो है चरक संहिता। इसके अपोजिट जो दसमूल शब्द है वह जो है उसका वर्णन कौन सी संहिता में आया है, सुश्रुत संहिता में आया है। सुश्रुत संहिता जो सूत स्थान है उसका 37वां अध्याय है, उसमें दसमूल संज्ञा बताई गई है। ब्रह्म रसायन में हरित की सहस्र यानी हरित की 1000 की संख्या में होती है, और त्रिगुण आमलक, आमलक जो है वो कितनी संख्या में होता है, 3 गुना में। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो एग्जाम में खूब आता है कि ब्रह्म रसायन प्रथम में हरित की और आमलकी का रेशो क्या होता है। तो जैसे हम त्रिफला पढ़ते हैं तो उसको याद रखने का तरीका होता है हवा,
यानी हा से हरित की, बा से बीवी तक और आ से आमल की, ये क्रमशः बढ़ते क्रम में होते हैं। हरित की एक भाग होता है, विविध की दो भाग होती है और आमला चार भाग होता है। तो आमतौर पे त्रिफला जैसे योगों में हरित की और आमल की का रेशो 1:4 होता है, लेकिन यहाँ पर 1:4 ना होके कितना है, 1:3 है। हरित की एक भाग है और आमला 3 भाग है, इसलिए यह विशेष हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक। फिर इसमें पंचमूल का वर्णन किया है। तो ये लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, ये शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन चरक संहिता की बुक्स में ये शब्द नहीं यूज किए गए हैं। इसकी जगह औषधियां बताई गई हैं। जैसे लघु पंचमूल में कंटकारी, जो छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी आता है आपका, गोक्षर आता है, सालपर्णी आती है, विष्णुपर्णी आती है, तो वो नाम लिखे हैं। बृहत पंचमूल में अग्निमंत, पाटला, सयोनक, ये सब आते हैं, तो इनके नाम लिखे हुए हैं, है ना। जीवनी में आपका पुनर्नवा आता है, आपका मांसपर्णी, मोदकपर्णी आता है, तो ये सब, एरंड आता है, ये सब के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम सुश्रुत संहिता में पंचमूल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है बल्ली और कंटक पंचमूल के घटक बताए जाते हैं। तो ब्रह्म रसायन जो प्रथम है उसमें पंचमूल के कौन से पंचमूल नहीं होते हैं। तो याद रखने का तरीका बनेगा, जो ब्रह्मा जी होते हैं, ठीक है, वो क्या है, जीवन देने के माध्यम है। ब्रह्मा जी क्या है, जीवन देने के माध्यम है। तो ब्रह्म रसायन में जीवनी और मध्यम जो है पंचमूल होते हैं। और जो भगवान है वो उनके, हम उनके सामने कांटे और लताएं नहीं बिछाएंगे, तो जो है भगवान में हमेशा फूल बिछाए जाते हैं, कांटे तो नहीं बिछाए जाते कभी भगवान के सामने। तो बल्ली और कंटक पंचमूल जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म रसायन प्रथम में कौन कौन से पंचमूल शामिल है, कौन से नहीं। तो जीवनी मध्यम पंचमूल होते हैं और बल्ली और घंटक पंचमूल नहीं होते। कितना सेवन करना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक काल में जो कि अन्न आहार की मात्रा में बाधा नहीं पहुंचाए। यानी जैसे आपको ऑफर किया तो आपने इतना खा लिया कि नहीं भाई आज तो लंच में फुर्सत हो गई, हमने ब्रह्म रसायन ही खा लिया है। इतनी मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में लेना है, जो आपकी आहार की मात्रा में बाधा नहीं पहुंचाए। ठीक। अनुपान क्या होता है इसका, तो षष्टिक पैसा, षष्टिक चावल है और पैसा यानी दूध, यानी अपन जो है इसका अनुपान क्या है, खीर, खीर जो है उसके साथ अपन को खाना है। ब्रह्म रसायन इतना यूजफुल है कि फलश्रुति में लिखा है दीर्घम आयु वैसाच अग्रम, यानी दीर्घ आयु व्यय देने में अग्र है ये दोनों चीजें। ठीक है। और काम चेष्टा समझते, काम चेष्टा की भी, क्योंकि जो रसायन है वही ब्रश है, काम चेष्टा की भी है पूर्ति करता है। यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आते हैं अपन ब्रह्म रसायन द्वितीय में। तो ब्रह्म रसायन द्वितीय में देखें तो उसमें 10,000 आम्लों का चूर्ण, और उसमें आंवला और नांगुला रसायन की 1,000 भावना होती है। मात्रा आधा का से स्टार्ट करते हैं। घटक रूपों में इसमें आम्लक आदि कई योग हैं। उन सभी जो का चूर्ण जो होता है, उस चूर्ण से 1/8 भाग स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रपाल और काला आयस चूर्ण बताया। अगर आप ने मेरे पुराने नोट्स पढ़े होंगे, पायरेसी ये बहुत लोगों के पास पहुंच चुके हैं, गलत उपयोग भी कर रहे हैं लोग उसका। तो उसमें यहाँ पर भस्म शब्द लिखा है, तो वो गलत है। भस्म शब्द का वर्णन चरक संहिता में आया ही नहीं है, भस्म चरक की देन नहीं है। चरक हमेशा चूर्ण, जैसे नवायस चूर्ण, वो उसने को भी नवायस लोह की जगह नवायस चूर्ण के नाम से वर्णित किया है। तो यहाँ पर श्लोक में लिखा है कनक रजत ताम्र प्रवाल काला अयस चूर्ण चूर्णाष्टभागम संयुक्तम। तो ये काला अयस चूर्ण का वर्णन रस शास्त्र में भी पढ़ेंगे अपन की, जो रस औषधि हैं उनका चरक में किन किन का वर्णन है। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल और काय जो है कालायस, यानी कि लोहे का वर्णन है, लेकिन चूर्ण स्वरूप में। भस्म शब्द यहाँ पर नहीं आया। अब बढ़ते हैं कि इसमें किस काम, फलश्रुति में क्या लिखा है, तो कांता प्रजा नाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुदत्ती। तो जैसे दीर्घम आयु और कांति शब्द ब्रह्म रसायन के गुणों में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर कांता प्रजा नाम शब्द आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ब्रह्म रसायन द्वितीय में। और धरणीधर सार वायु नाम समविक्रम, यानी कि जैसे आज पवन में बहुत शक्ति होती है, पर्वत में बहुत शक्ति होती है, वैसी शक्ति आपको प्रदान हो जाएगी इस रसायन के सेवन करने से। तो मोटा मोटा कंसेप्ट इंटरव्यू में जो पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म रसायन प्रथम और द्वितीय में क्या अंतर है डॉक्टर साहब, तो ब्रह्म रसायन प्रथम जो है वो टोटली हर्बल योग है, उसमें कोई रस औषधि नहीं मिलाई गई है। और ब्रह्म रसायन द्वितीय जो है उसमें रस औषधियां मिलाई गई हैं। रस औषधियों का सेवन हमेशा कम मात्रा में किया जाता है। तो 1/8 भाग मिलाई गई हैं, क्या? स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल और काला स्टोन। तो एक में पहले वाले जो हैं, पहला वाला जो ब्रह्म रसायन है उसमें पंचमूल मिलाए गए, 5 जो है पंचमूल मिलाए गए हैं। और दूसरे वाले जो ब्रह्म रसायन द्वितीय है उसमें 5 प्रकार की, चरक में शब्द यूज नहीं किया, हम बोल देते हैं कि 5 प्रकार की भस्म मिलाई गई है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रबाल और कालायस। तो ब्रह्म रसायन प्रथम में 5 प्रकार की मूल मिलाए गए हैं, और ब्रह्म रसायन द्वितीय में 5 प्रकार की रस औषधि मिलाई गई हैं, धातुएं मिलाई गई हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रबाल और कालायस। ये बेसिक अंतर आपको याद रखना, इंटरव्यूज में भी ये पूछते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरी योग पे, जो है च्यवनप्राश रसायन। च्यवनप्राश सबसे हाईएस्ट सेलिंग चीज है। इसमें योग में आंवला जो है 500। तो अभी ब्रह्म रसायन प्रथम द्वितीय में आंवलों की संख्या 1000 चल रही थी, अब इसमें आंवलों की संख्या घट के कितनी हो गई है? 500। तो आंवलों की संख्या घट गई है। कुल क्वाथ में जो द्रव्य होते हैं वो होते हैं 36, एक एक पल की मात्रा में। इसके अलावा जब हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो बाहर से प्रक्षेप मिलाते हैं, बनने के बाद तो प्रक्षेप द्रव्यों की संख्या कितनी है? 7। आमतौर पे जो च्यवनप्राश का वर्णन है भेषज रत्नावली में, उसमें अष्टवर्ग के सभी घटक बताए गए हैं। लेकिन चरक संहिता में जो च्यवनप्राश बताया गया उसमें अष्टवर्ग में से जो बड़े नाम हैं, जैसे मेधा होती है लेकिन महामेधा नहीं होती है, ऐसी काकोली होती है लेकिन क्षीर काकोली नहीं होती है, वृद्धि है, रिद्धि है लेकिन जो है वृद्धि नहीं होती है। तो बड़े जो हैं टर्म्स में बोलने में, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, जो बड़ा है वो नहीं होते। इसकी भी मात्रा वही बताई गई है कि इतने इतना सेवन करना चाहिए कि भोजन की मात्रा को बाधित ना करे। यानी किसी ने आपको नाश्ता ऑफर किया तो आप इतना नाश्ता नहीं कर लें कि आप फिर उसके बाद में दिन का जो भोजन है, आप जो लंच है वो ही नहीं करें। तो ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फलश्रुति में लिखा है मेधा स्मृति कांति नाम। तो जब हमने वो पढ़ा था रसायन के गुण, तो उसमें पहला शब्द आया था दीर्घम आयु, फिर उसके बाद में स्मृति। तो यहाँ पर दीर्घम आयु के बाद में जो है स्मृति आता है वहां पर, और यहाँ पर आता है पहले मेधा और उसके बाद में स्मृति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेधा, स्मृति, कांति। ये वाला श्लोक एग्जाम में पूछा जाता है, किसके लिए बोला गया है? रसायन के गुण के लिए बोला है कि च्यवनप्राश के लिए बोला है? ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। इसके अलावा इसकी फलश्रुति में श्वास काश रोगों के लिए विशेष योग है, तो वो तो आप सभी जानते हैं। च्यवनप्राश हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा लिखा है इसमें क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम बाला नाम चांग वर्धनम। तो यानी कि जो जिनका बल क्षीण हो गया है, जो वृद्ध हैं और जो बालक हैं, उन्हीं सभी को के अंगों को बढ़ाने वाला होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हिमाचल में भी पूछा गया है। इसी से मिलता जुलता जो है वो महापिशाची ग्रंथ में लिखा है कि बुद्धि स्मृति च बाला नाम च अंग वर्धना। तो एग्जाम हॉल में जब ये दोनों लाइन आ जाए और आप लोग कंफ्यूज होने लग जाएं कि कौन सी महापिशाची की है और कौन सी च्यवनप्राश के लिए कहा गया, तो च्यवनप्राश के रूप में सभी लोग जानते हैं कि च्यवनप्राश के सेवन करने से जो च्यवन ऋषि है उनने यौवन प्राप्त किया था, यानी वृद्ध से वापस युवा बन गए थे। तो इसमें जो वृद्धा नाम है वो इम्पोर्टेंट शब्द है, वो च्यवनप्राश में आया है। और चूंकि पैशाचिक ग्रंथ उन्माद में देते हैं, तो उन्माद में स्मृति का नाश होता है, स्मृति है ना,
तो स्मृति जो श्लोक में जो है कौन किसके आता है, महापिशाची ग्रथ में आता है। तो क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम चंगवर्धम छंदप्रास के लिए श्लोक बोला गया है, और बुद्धि स्मृति करम चैव बालानाम चंगवर्धनम महापिशाची ग्रथ के लिए बोला है। इसके अलावा एमपीपीएससी में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जो सभी जानते हैं कि कौन से रसायन युक्त के सेवन करने से नव यौवन प्राप्त हो जाता है। तो नव यौवन प्राप्त होने के लिए च्यवनप्राश के लिए कहा गया है, जरा कृतम रूपम पास सर्व विभूति रूपम नव यौवनस। च्यवनप्राश रसायन का प्रयोग करने से वृद्ध पुरुष भी बुढ़ापे के जरा जीर्ण शरीर को छोड़कर नव यौवन का स्वरूप धारण कर लेता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन आम्लक रसायन में। तो अभी जब हम शुरू किया था तो 3000 आमले, उसके बाद में ब्रह्म रसायन द्वितीय में आए तो 1000 आमले, उसके बाद में हम च्यवनप्राश में आए तो 500। आंवला जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब आंवला इतना बचा है कि आंवला आप हरित के साथ यूज कर लो, या आंवला विविधि के साथ यूज कर लो, या फिर आप दोनों ना मिले तो हरित की विविधि की यूज कर लो, अथवा त्रिफला जैसा आंवला यूज कर लो, आंवला हरित की विविधि की। ऐसे करके आम्लक रसायन के इस अध्याय में कितने योग बताए गए हैं, तो 4 योग बताए गए। एक ही क्वेश्चन बन रहा है, आम्लक रसायन में कितने योग बताए, तो 4। इवन ये भी कहा है कि आप आंवला रसायन का सेवन कर रहे हैं तो समय आपको अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। तो कौन से योग में अन्न का परित्याग बताएं। अन्न का मतलब यहाँ पर अन्य शब्द ही लिखा है, लेकिन यवागु पेया विलेपी ये ले सकते हैं, ये उसमें लिखा है। फिर आते हैं 5वें में, जो है हरितक्रियादि रसायन। हरितक्रियादि रसायन यानी आंवला अब तो खत्म ही हो चुका है ना। पहले अपन ने 3000 से चालू किया था ब्रह्म रसायन प्रथम में, द्वितीय में आके 1000 पे आया, फिर उसके बाद च्यवनप्राश में 500 पे आ गया, फिर उसके बाद में आम्लक रसायन में तो वो 4 पे ही आ गया, खत्म हो गया। अब बची हरित की। तो हरित की के योगों में हरित के रसायन है, जिसमें हरित की अम्ल की विविध की यानी त्रिफला के योग होते हैं, पंच पंचमूल होते हैं। तो पंच पंचमूल 2 योगों में आते हैं, ब्रह्म रसायन प्रथम में और हरित के रसायन में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पिपली, मधुक मधुक यानी एक मुलेठी, एक महुआ है, जीवा रिस्पक काकोली क्षीर काकोली। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि च्यवनप्राश के अलावा ये किस में बांट लेते हैं, जीवा रिस्पक काकोली क्षीर काकोली, तो हरितक्रियादि रसायन में। इसके अलावा इसमें भावना भावना जो है वैदारिक अंत स्वरस की होती है, और जो है क्षीरास्त, जो 8 प्रकार के जो क्षीर होते हैं उसकी भावना रहती है। हर्बल है, इसमें कोई भी रस औषधि हरितक्रियादि रसायन में नहीं होती। जो दूसरा है हरितकी का योग, उसमें आमल की स्वरस से 100 बार भावित आंवला चूर्ण रहता है, और 1/4 भाग, 1/8 भाग नहीं है, अब 1/4 भाग जो है वो लौह चूर्ण बताया है। तो कुल मिला के हरितक्रियादि रसायन 2 बताने का मतलब यही है कि एक रसायन जो पहला है हरितक्रियादि रसायन, वो है टोटल हर्बल है, उसमें कोई रस औषधि नहीं है। और दूसरा जो है उसमें रस औषधि यानी कि लोह चूर्ण उसमें रहता है, 1/4 भाग। इसके अलावा औषधियों में हरिद्रा, स्त्रा, भला, पिडंग, पिपली, गुड़ची, मुलेठी और सोमबल्क। सोमबल्क शब्द इसमें है, वो ध्यान रखना है, आया हुआ है। मात्रा कितने मात्रा में यूज करना है, तो 1 पानीपल यानी 1 कर्स मात्रा में बताई गई। फलश्रुति में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। फलश्रुति में लिखा है त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम अजरम वयतिष्ठति। यानी हरितक्रियादि योग इतना काम का है कि आपने 3 वर्ष तक इसका सेवन कर लिया तो वृद्धा अवस्था रहित 100 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये लाइन एग्जाम में आती है, त्रिवर्ष प्रयोगाद वर्ष शतम अजरम वयतिष्ठति किसके लिए कहा है, तो ये हरितक्रियादि योग के लिए कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रथम पहले पार्ट का अंतिम योग है। इसके बाद उन्होंने रसायन की जो महत्वता होती है वो बताइए। यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा भवत महिषीणाम रसायन विधि पुरा। यानी जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत है और नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों के लिए क्या थी,
रसायन विधि थी। इससे उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार इस चैप्टर में अभियामलकी के टोटल 6 योग यानी 6 योग बताए गए हैं। तो 6 योग पहले भी बताए थे और अपन ने शुरू में भी पढ़ लिया था। पर एग्जाम में वो संख्याएं हमेशा आती हैं जो कि संस्कृत में लिखी होती हैं। तो इसमें साफ साफ श्लोक में षड योगा लिखा है, इसलिए 100% एग्जाम में एक ही आंसर बनता है। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अभियामलकी में टोटल कितने योग बताए गए हैं, तो वो 6 योग बताए गए हैं। तो दोस्तों ये हमने रसायन चिकित्सा के अंतर्गत जो पहला पाद है अभियामलकी चैप्टर, उसको पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हम अगले वीडियो में आप अगला जो है रसायन का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।